हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंसेज डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मेंस में, साथ ही साथ इसको लेके कई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग, शहरों में बेसिकली बाढ़ आना, और हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बेसिकली इसको यूज करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि बेंगलोर में जो हाल ही में फ्लड्स आए, अर्बन फ्लड्स बेसिकली फेस किए गए थोड़ी सी बारिश के बाद, क्या बेसिकली रीजंस हैं उसके। और ये जो रीजंस हैं ये मैं कहूंगा कि सिर्फ बेंगलोर के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप कोई भी मेजर सिटी देख लीजिए इंडिया में, चाहे आप वो दिल्ली देख लीजिए, आप गुड़गांव देख लीजिए, चाहे आप हैदराबाद देख लीजिए, चाहे आप चेन्नई देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश होगी और उसके बाद फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाएगी हमारे सिटीज में, हमारे मेट्रोपॉलिटन बेसिकली सेंटर्स में। क्या है वो इश्यूज, क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और किस तरीके से सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि जब पहले इन सिटीज में फ्लडिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं आती थी, लेकिन आज ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस की वजह से, हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से, नेचुरल ड्रेन्स को चोक करने की वजह से, जो अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से, या लैंड यूजेस वायलेशन की वजह से सिचुएशन लगभग सभी सिटीज में बहुत ज्यादा खराब होती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी जो बारिश हुई बेंगलोर में, उसके बाद पूरा शहर पूरी तरह फ्लडेड हो गया। और क्वेश्चन फिर से मुझे लगता है आजकल हर बारिश के सीजन में बड़े सिटीज में क्वेश्चन बार बार निकल के आता है कि किस तरीके से जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो सिटी की वैलीज हो, उनके लेक बेड्स हो, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हो, उनको पूरी तरह चोक कर चुका है, बंद कर चुका है, डाइवर्ट कर चुका है। बेंगलोर की अगर हम बात देखें तो बेंगलोर में 3-4 इंपॉर्टेंट लेक्स, येलहंका लेक, सिंगापुरा लेक, अलासांड्रा लेक और अमनेरिका लेक, ये ओवरफ्लो होना शुरू हो गई और उसकी वजह से पूरा शहर बेसिकली फ्लड में डूब गया। रेजिडेंट्स कई घंटों तक, कई दिनों तक वाटर लॉक्ड हाउसेस में बेसिकली बंद रहे, जिनके लिए बोट्स को डिप्लॉय करना पड़ा। अब सोचिए, छोटे से शहर में, बेंगलोर अगर आप ज्योग्राफी के लिए देखेंगे तो बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन छोटे से शहर के अंदर गलियों से लोगों को निकालने के लिए, घरों से निकालने के लिए बोट्स को डिप्लॉय करना पड़ा। कौन कौन से एरियाज है बेंगलोर में जिनमें यह बारिश हुई? येलहंका में रफली 153 मिलीमीटर बेसिकली बारिश हुई। उसके अलावा महादेवपुरा में 103 मिलीमीटर, कड्डूरू में रफली 143 मिलीमीटर। जो येलहंका जोन है जिसमें रफली 130 प्लस मिलीमीटर रेन हुई, इसकी वजह से जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, और येलहंका एरिया वहां पे एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पॉश एरिया है, उसके बावजूद भी पूरी तरह फ्लडेड हो गया। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि हमें स्टेट और सेंट्रल एजेंसी दोनों को डिप्लॉय करना पड़ा। कौन सी वो दोनों एजेंसीज हैं? सेंटर की एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और स्टेट की एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ताकि रिलीफ मटेरियल, रेस्क्यू ऑपरेशंस को वहां इफेक्टिवली कैरी आउट किया जा सके। साथ ही साथ जो केंद्रीय विहार है येलहंका में, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज बेसिकली रहते हैं, वो रफली 4 फीट पानी, 4 फीट पानी में कई दिनों तक बेसिकली लॉक्ड हो गए। इसके अलावा जो वहां पे JNCASR है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, वो भी पूरी तरह फ्लडेड हो गया। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से रफली 1500 मिलीमीटर रेनफॉल हमने इस बार बेसिकली रिकॉर्ड की। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा थी? नॉट एग्जैक्टली। 2017 का अगर आप डेटा देखें तो इसी बेंगलोर में रफली 1700 मिलीमीटर रेन। तो रेनफॉल पैटर्न तो रफली मोर और लेस जो एक्सपेक्टेड लाइन्स हैं उसी पे हैं। तो फिर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? प्रॉब्लम पहले इस ग्राफ को आप देखिए। यहां पे जो ग्रीन जोन्स हैं ये बेसिकली बेंगलोर की डिफरेंट वैलीज, वैलीज का मतलब है बाउल शेप, मतलब कि अगर पानी फ्लो करेगा तो इस वैली के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये वैलीज खाली हैं तो वैलीज के थ्रू वो पानी आराम से सिटी के बाहर तक बेसिकली ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर इन वैलीज को आप चोक कर दें, जो पहले से नेचुरल ड्रेन के तौर पे एक्ट करती आ रही हैं, काम करती आ रही हैं, तो फिर पानी कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पानी वहीं का वहीं रुक जाएगा, पानी ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा, शहर में फ्लड जैसे, बाढ़ जैसे हालात बन ही जाएंगे। दोस्तों, क्या मेजर रीजंस हैं जो ये फ्लडिंग हमें देखने को मिली येलहंका में या बेंगलोर में? एक तो सिटी की टोपोग्राफी आप देखें तो इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुली वेल डिफाइंड वैलीज हैं, जो रिजेस हैं, फॉल्स हैं, लगभग ऑल डायरेक्शंस में। इस वजह से बेंगलोर वाज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। इट इज फेमस फॉर इट्स लेक्स। उदयपुर फेमस है, बेंगलोर फेमस है। इसकी जो 4 इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, पहली विश्वभावती वैली,
फिर कोरोमंगला वैली, फिर चलघाटा वैली और हेबल वैली। ये जो वैलीज हैं, लेक्स इनके बगल में बेसिकली बिल्ट हैं, इनके अक्रॉस बेसिकली बिल्ट हैं। और पहले जब लेक्स में पानी आता था, ओवरफ्लो होती थी, इन वैलीज में वो पानी जाता था, वैलीज फ्री थी, खाली थी, कोई हैबिटेशन नहीं था, कोई ब्लॉकेड नहीं था, इन वैलीज के थ्रू पानी बाहर निकल जाता था। कुछ छोटी वैलीज भी हैं, जैसे माराथली है ईस्ट में, या अर्कावती है, या केथरमन्ना हल्ली है नॉर्थ वेस्ट में, या कथरेगुप्पे या तवारकोरे है साउथ में। ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल हमेशा से प्ले करती रही है एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम को इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करने में, जिसके थ्रू जो भी रेन वाटर है या स्टॉर्म वाटर है वो सिटी से आराम से बाहर फ्लो कर सकता है। लेकिन कहां गलती हो गई? वेयर डिड वी गो रॉन्ग? रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से ये जो नेचुरल वैलीज हैं, जो कैनाल्स की तरह एक्ट करती थी, इनको ब्लॉक कर दिया गया है डिफरेंट कंस्ट्रक्शन लेआउट्स की वजह से, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की वजह से एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की वजह से। जैसे मान्यता टेक पार्क आप देखिए, केंद्रीय विहार देखें, जो पिछले कई वीक्स में बेसिकली फ्लडेड रही। ये जो हेबल वैली है, जो मेन ड्रेनेज हेबल वैली रहा करती थी, उसके बीचों बीच बने हुए हैं। तो जैसे ही कोई लेक ओवरफ्लो करेगी, वैली में पानी आएगा, वैली में मकान, अर्बनाइजेशन, रेजिडेंशियल प्लॉट एक्सेट्रा है, पानी कहां जाएगा? उन मकानों के अंदर, उन ड्रेनेज पॉइंट से बाहर सिटी के नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से अगर आप वैली सिस्टम को समझें तो वो हमेशा से फ्लड जो डैमेज होता था सिटीज में, उसको कम करने में बहुत इफेक्टिव हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये वैलीज के एकदम बीचों बीच हो रहा है, जो लैंड यूजेस का बेसिकली वायलेशन है, जो हमारे ग्रीन लॉज हैं उनका वायलेशन है, साथ ही साथ एनजीटी के बहुत सारे डायरेक्शंस का भी वायलेशन इसको माना जाता है। पास्ट में जो वैलीज थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर नीचे हुआ करती थी। सबसे पहले लेक्स, एग्रीकल्चर लैंड एंड देन वैलीज। तो अगर लेक्स फ्लड हुई, एग्रीकल्चर लैंड बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स हुआ करता था, वो एक बफर की तरह काम करता था, और उसके बाद वैली से वो पानी निकल जाता था। लेकिन अब अर्बनाइजेशन की वजह से और एग्रीकल्चर लैंड ज्यादातर सिटीज के अंदर अब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए बेची जा चुकी है, सेल आउट की जा चुकी है। तो ये जो बफर हुआ करता था एग्रीकल्चर लैंड का, ये अब खत्म हो गया। वैलीज में कंस्ट्रक्शन हो गया, उनका बेसिकली नेचुरल ड्रेनेज पाथ पूरी तरह ब्लॉक हो गया। तो इस वजह से थोड़ी सी बारिश हुई, लेक्स ओवरफ्लो हुई, इमीडिएटली घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में पानी घुसना शुरू हो जाता है। ये जो वैलीज थी, इनको या जो कनाल्स की तरह एक्ट करती थी, जब अर्बनाइजेशन हुआ तो कई जगह से इनको ब्लॉक किया गया, कई जगह से इनको रीरूट किया गया, कई जगह से इनको नैरो कर दिया गया, कई तरह से पूरी तरह चोक कर दिया गया। और इस वजह से अभी जो प्रेजेंट ड्रेन्स हैं, उनकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है कि जब बारिश ठीक ठाक हो जाए, जो एक्सेस रेन वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, इसको बेसिकली बाहर ले जा सके, ड्रेन कर सके। इस वजह से पूरी की पूरी वैली टोटली फ्लडेड हो जाती है। बैंगलोर का एग्जांपल ले लेते हैं। सिचुएशन दूसरे सिटीज में मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी। इलीगल लेआउट्स के बारे में आपको क्या लगता है? येलहंका में अगर आप देखें तो कई एस्टिमेट्स के हिसाब से, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से, सिर्फ येलहंका में रफली 3200 इलीगल लेआउट्स हैं, और पूरे बैंगलोर में रफली 6000 से भी ज्यादा इलीगल लेआउट्स हैं। तो सोचिए किस लार्ज स्केल पे रैंपेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन बेसिकली हुआ है पूरे के पूरे सिटीज में। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मैप्स पास करने के लिए बेसिकली ऑथोराइज्ड एजेंसी है, और एज एन एसडीएम जॉइंट मजिस्ट्रेट मेरे अंडर भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज आती हैं, जो जितने भी चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल मैप्स हो, वो जो आपका मास्टर प्लान है जिसमें अलग अलग एरियाज ये मार्क्ड होते हैं, ये एरिया रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये एरियाज कमर्शियल एरियाज हैं, ये बेसिकली आपके रोड्स हैं, ये ड्रेनेज हैं, ये एग्रीकल्चर है, ये नो कंस्ट्रक्शन जोन है, ये बेसिकली मिक्स्ड लैंड यूजेस जोन है, साथ ही साथ ये आपका ग्रीन जोन है जहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। बहुत क्लियरली लेड आउट होता है, लेकिन बहुत बार होता है, बहुत ज्यादा रीजंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से कई बार इलीगल तरीके से परमिट इशू हो जाते हैं ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन करने का, जिनमें एक्चुअली एज पर द मास्टर प्लान, एज पर द ग्रीन लॉज, एज पर द एनजीटी, एज पर द ड्रेनेज सिस्टम आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से रफली 22 जो लेआउट्स हैं वो डिफरेंट लेक के जो बेड्स हैं वहां पर कंस्ट्रक्टेड हैं बैंगलोर के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में। और कई बार जब गवर्नमेंट ऑफिशियल जाते हैं, जैसे मैं भी कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने जाता हूं, तो लोकल पॉपुलेशन जो एनक्रोचर्स हैं वो उसको बहुत अपोज करते हैं। और कई बार होता है डिफरेंट टाइप के प्रेशर से, वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कई बार वो डिमोलिशन इफेक्टिवली
हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो डेटरेंट की तरह काम नहीं करता और सबको लगता है कि जैसे ही इलेक्शन आएगा हो सकता है गवर्नमेंट इन इलीगल कंस्ट्रक्शंस को, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस को लीगलाइज कर दे। तो इस वजह से और ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है बाकी लोगों को कि आप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, देर सवेर ये रेगुलराइज हो ही जाएगा। और अथॉरिटीज तो कभी भी इफेक्टिवली उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाती, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यही है कि आप जब अनऑथराइज्ड, अनप्लैन्ड, इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप सिटी की टोपोग्राफी को पूरी तरह चेंज कर देंगे, आप ड्रेनेज पॉइंट्स को चेंज कर देंगे, आप वैलीज को ब्लॉक कर देंगे, आप फ्लड जैसी सिचुएशन पूरे सिटी के लिए बेसिकली क्रिएट कर देंगे। जो गवर्नमेंट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है लेक रिजुविनेशन, इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, इनको भी कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से बाईपास कर दिया जाता है और पूरा सिटी फिर उसका खामियाजा भुगतता है। जब पानी के पास कोई जगह नहीं बचेगी एस्केप करने के लिए बिकॉज ऑफ द हैफेजार्ड लेआउट, उनको परमिशन दे दी जाती है, तो ये अर्बनाइजेशन में भी हैफेजार्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, अनऑथराइज्ड अर्बनाइजेशन, इलीगल अर्बनाइजेशन, ये एक मेजर प्रॉब्लम है अर्बन फ्लड्स का। जो लेक्स हैं इनको फ्लड मिटिगेशन मेजर्स की तरह, सेंटर्स की तरह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स की तरह यूज किया जाना चाहिए, ना कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, ना कि अर्बनाइजेशन के लिए। जो अर्बन प्लानिंग है, बैंगलोर में ऐसा कहा जाता है कि उसके जो पेरिफेरल एरियाज हैं उसमें वर्स्ट सिचुएशन में दिखाई देती है। और जो बैंगलोर में है वो मुझे लगता है गुड़गांव में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे वैजाग में हो, चाहे चेन्नई में हो, दिल्ली में हो, मुझे लगता है रफली सब जगह सिमिलर टाइप के इशू ही होते होंगे। बिल्डिंग्स हैं, वैलीज पे बन गई हैं, लेक बेड्स पे बन गई हैं। अच्छा, बेंगलोर में इसके अलावा और कौन से वनरेबल एरियाज हैं जो फ्लडिंग जहां हो सकती है? IISc जो कि हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके हिसाब से कोरमंगला में भी हैवी रेन्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अर्बन फ्लडिंग को बेसिकली फेस करना पड़ा। इसके अलावा IISc के डॉक्टर टीवी रामचंद्रा के हिसाब से कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं सही, इनफैक्ट जो कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऐसी जगह सैंक्शन हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। जैसे आप देखेंगे तो अगारा बेलांडोर लेक है, वहां पर जो SEG है, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड ने जो सैंक्शन किया है उसकी बेसिकली रैंपेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई हैं। तो अगर आप लेक बेड पे SEG क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को सेटअप करेंगे, तो इतने लार्ज एरिया में बेसिकली सेटअप होता है, इतने लार्ज एरिया को आप अगेंस्ट द ग्रीन लॉस हो सकता है आप चले जाएं, ड्रेनेज पॉइंट्स को आप चोक कर दें। इसी तरीके से जो बेलांडोर लेक है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की तरह हमेशा यूज हुई है। ओरिजिनल इसकी विड्थ थी रफली 60 मीटर्स, इसको नैरो करके सिर्फ कर दिया है 28.5 मीटर्स, वो भी NGT के क्लियर कट गाइडलाइंस के बावजूद, उनका वायलेशन के बावजूद। और इस वजह से जो पहले ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तरह, बफर जोन की तरह बेसिकली एक्ट करती थी, अब इसने वैसा करना बंद कर दिया है। ड्रेन्स को अगर आप कॉन्क्रीटाइज कर देंगे, उनके नेचुरल शेप में नहीं रहने देंगे, तो वाटर की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। जैसे ही थोड़ा सा पानी आएगा, क्योंकि पूरी कंक्रीट की ड्रेन्स हो गई हैं, तो इमीडिएटली वो गश करता हुआ आगे पहुंच जाएगा। वहीं अगर वो नेचुरल ड्रेन्स होती तो बहुत स्लोली बढ़ेगा, कुछ सोख होता चला जाएगा, उसका इंपैक्ट बेसिकली बहुत कम हो जाएगा, फ्लडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो बेलांदूर अगरा वेटलैंड पे SEZ बेसिकली सैंक्शन हो गया है, इसको इमीडिएटली वहां से शिफ्ट करना चाहिए, किसी और रीजन ऑफ कर्नाटक में ले जाना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, कंस्ट्रक्शन भी जरूरी है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट भी जरूरी है, लेकिन हमें इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी को बैलेंस करना होगा। हमें इस तरह का अर्बनाइजेशन नहीं देना होगा जो सस्टेनेबल बेसिकली नहीं है। हमें जो ग्रीन लॉज हैं या जो बेसिकली महायोजना है, मास्टर प्लान है, नो कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं, ड्रेनेज पॉइंट्स हैं, इन सब का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ लोगों को अवेयर करना होगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने होंगे। दोस्तों, यही है कहानी ज्यादातर जो हमारे सिटीज हैं, जो अर्बन प्लानिंग की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से, या फिर ड्रेनेज पॉइंट्स के चोक हो जाने की वजह से, वैलीज के ब्लॉक हो जाने की वजह से, या कई बार इवन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह सैंक्शन कर दिए जाते हैं जो ग्रीन लॉज का, NGT के गाइडलाइंस का क्लियर कट वायलेशन भी हो सकता है। इन सब की वजह से हमारे सिटीज में आजकल रहना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और अर्बन फ्लडिंग जैसे नए इश्यूज को हम मैन मेड इश्यूज की वजह से, या हमारी खुद की एक्टिविटीज की वजह से, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से इन इश्यूज को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद,